स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में। फाइनली महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र में नए चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं। एकनाथ शिंदे इज द न्यू चीफ मिनिस्टर। और महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कई महीनों के बाद नए स्पीकर भी आ चुके हैं, राहुल नार्वेकर। स्पीकर की इलेक्शन हो चुकी है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के ऑफिस ऑफ द स्पीकर के बारे में। इस डिस्कशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कई महीनों से स्पीकर का ऑफिस वेकेंट क्यों था। और दूसरे भाग में हम लोग बात करेंगे इन जनरल अबाउट द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड अबाउट द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस। और जब मैं स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की चर्चा करूंगा, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। Each and every slide, each and every statement is a potential MCQ for you, क्योंकि हम लोग स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के ऑफिस के बारे में जानने वाले हैं। और जब मैं चर्चा करूंगा जब मैं हाउस कहूंगा, इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट लोकसभा एज वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल। तो इन जनरल हम लोग स्पीकर और ऑफिस ऑफ डेप्टी स्पीकर के बारे में चर्चा करेंगे इन दी सेकेंड हाफ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, स्पेशली द सेकेंड हाफ। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे। MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे। आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, बीजेपी राहुल नार्वेकर हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स स्पेशल सेशन। ये हम लोग देख चुके हैं। आई होप कि आपने वो लाइव सेशन भी देखा होगा, किस तरह इलेक्शन हुआ था। लेकिन स्पीकर की इलेक्शन को समझने से पहले चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर का सिचुएशन क्या था। आप जानते हैं कि 2019 में इलेक्शन हुए थे। अभी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार थी, वो सरकार जा चुकी है। अभी बीजेपी और शिवसेना या फिर शिवसेना का जो फैक्शन है लेड बाय एकनाथ शिंदे, उनकी सरकार है। उन्होंने नया अभी स्पीकर इलेक्ट कर दिया। लेकिन अगर हम लोग महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, वहाँ पे बहुत समय से स्पीकर नहीं था। कब से? हम लोग कह सकते हैं फरवरी 2021 से पहले नाना पटोले कांग्रेस के जो थे वो यहाँ पे स्पीकर थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया उस ऑफिस से फरवरी 2021 में। और आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको ये बता रहा हूँ मैं, स्पीकर जब रिजाइन करते हैं वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को। अगर डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन करे, वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं स्पीकर को। प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था डेप्यूटी स्पीकर नरहरि झिरवाल सीताराम, जो एनसीपी के हैं। और जब से उन्होंने रिजाइन किया फरवरी 2021 से, तब से ये पोस्ट वेकेंट है। और हाउस की जो प्रोसीडिंग चल रही है वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द डेप्यूटी स्पीकर इटसेल्फ।
अब सवाल ये उठता है ये क्यों हुआ। अगर हम लोग बात करें स्पीकर के इंस्टीट्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई। 17 महीनों से यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं था। इलेक्शन कंडक्ट करने की बातें हुई लेकिन कोविड-19 के चलते सेशन नहीं हुआ। पहले जो अपोजिशन में थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कई बार गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से कहा कि स्पीकर की इलेक्शन का आप डेट फिक्स कीजिएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई नहीं। और बीच में जो स्पीकर की इलेक्शन होनी थी, स्पीकर की इलेक्शन के रूल्स बदले गए थे। तो इससे आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि असेंबली के रूल्स जो होते हैं, स्टेट असेंबली हो तो वो लोग अपनी असेंबली के रूल्स बना सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा विवाद था कि स्पीकर की इलेक्शन में क्लोज्ड वोटिंग होनी चाहिए या फिर ओपन वोटिंग होनी चाहिए। इसके चलते कुछ रूल्स में बदलाव किया गया था। और अभी इवेंचुअली आपने देखा होगा जब राहुल नार्वेकर का इलेक्शन हुआ था, देन ओपन बैलेट डिड टेक प्लेस। यू मस्ट हैव सीन कि स्पेसिफिकली एक एक एमएलए जो था उन्होंने अपना नाम बताया, अपना नंबर बताया और अपने नंबर ऑफ वोट्स बताए। तो रूल्स चेंज हो चुके हैं और इन जो रूल्स चेंज हुए हैं इसके ऊपर पहले गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने आपत्ति जताई थी और उसी के चलते स्पीकर की इलेक्शन नहीं हुई थी। इनफैक्ट ये जो रूल्स बदले गए हैं महाराष्ट्र असेंबली के, दे आर अ मैटर विच इज सब जुडिस बेसिकली। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के साथ ये है, लेकिन अभी जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी ने उनकी जो ऑब्जेक्शन थी उसको हटा दिया इमीडिएटली। जैसे ही बीजेपी और शिवसेना का जो गुट है एकनाथ शिंदे लेड, उन्होंने सरकार का जो स्टेक क्लेम किया तो उन्होंने इमीडिएटली इलेक्शन का डेट घोषित कर दिया और इलेक्शन हो भी गया। आप जानते हैं कि राहुल नार्वेकर इज नाउ द स्पीकर। तो ये तो थी पॉलिटिक्स की बात है, वी वर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, स्पीकर्स चेयर वॉज वेकेंट फॉर ऑलमोस्ट 17 मंथ्स इन महाराष्ट्र। केवल महाराष्ट्र में नहीं, दूसरे कई राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, अभी भी कोई डेप्यूटी स्पीकर है नहीं वहाँ पे। और बहुत ही स्ट्रेंज सी बात यह है कि केंद्र लेवल पे लोकसभा में कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। पिछले डेप्यूटी स्पीकर थे थम्बी दुरई और 2019 में जब से ये लोकसभा बनी है तब से अभी तक कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। स्पीकर आप जानते हैं कि ओम बिरला इज द स्पीकर। तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जानते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पीकर्स ऑफिस। व्हाट डज इट से? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या कहता है? संविधान में अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 178 है स्टेट असेंबलीज के लिए। ये कहता है कि जब भी लोकसभा सेटअप हो जाए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप हो जाए, देन एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज मे बी, द हाउस शुड चूज 2 ऑफ इट्स मेंबर्स एज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अब इससे हमें पता क्या चलता है कि कोई समय की अवधि नहीं दी गई है। First thing is that the Constitution neither sets a time limit nor specifies the process of these elections। आपको ये ध्यान रखना है, ये संविधान में ये चीज़ें नहीं लिखी गई है। ये चीज़ें आपको मिलती है असेंबली के रूल्स में, यानी कि लोकसभा रूल्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके जो रूल्स है उस रूल के प्रकार इलेक्शन होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लीव्स इट टू लेजिस्लेचर्स कि किस तरह आप अपना इलेक्शन कंडक्ट करना चाहते हो, लेकिन इनकी इलेक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके प्रति इन आर्टिकल्स में जरूर लिखा गया है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है कि ओपन बैलेट हो, क्लोज बैलेट हो, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये चीज़ें स्पेसिफाई नहीं की गई है। और इन जनरल जिस किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की आप बात करें, वो बाय कन्वेंशन जो लोकसभा के रूल्स है उन्हें फॉलो करते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ हुई। अब क्योंकि ये पावर संविधान ने दिया है तो कुछ आउटलायर स्टेट्स भी है। संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन कुछ राज्यों ने अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है असेंबली की उसके अंदर कुछ बदलाव लाए हैं। जहाँ पे जैसे कि हरियाणा हो गया, उन्होंने कहा है कि स्पीकर का इलेक्शन जल्द से जल्द हो, एज सुन एज पॉसिबल। वहाँ पे कोई डेट नहीं लिखी गई, लेकिन स्पीकर के इलेक्शन के बाद इमीडिएटली 7 दिनों के भीतर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में भी एक बदलाव लाया गया कि 15 दिनों का लिमिट दिया गया कि जैसे ही स्पीकर की ऑफिस में वैकेंसी हो जाए 15 दिनों के भीतर इसको फिल करना चाहिए। और डेप्टी स्पीकर की अगर वैकेंसी हुई तो 30 दिनों के भीतर सारी वैकेंसीज को फिल कर देना चाहिए। इस तरह के प्रावधान लाए गए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। बट इन जनरल अगर आप ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई, आई एम रिपीटिंग, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई एनी टाइम लिमिट और द प्रोसेस, राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। कौन डिसाइड करता है इलेक्शन की डेट का, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अगर लोकसभा की स्पीकर की इलेक्शन की डेट है, इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? नो, दिस इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आपको पता है। स्टेट लेवल पे कौन डिसाइड करता है डेट? गवर्नर डिसाइड करता है ऑन द डेट, इस स्पेसिफिक डेट पे स्पीकर की इलेक्शन हो, इस तरह की नोटिफिकेशन आती है। तो केंद्र लेवल पे प्रेसिडेंट, राज्य लेवल पे गवर्नर।
और अगर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होना है तो उसके पावर दिए गए हैं स्पीकर के पास, यानी कि एक बार स्पीकर इलेक्ट हो जाए तो वो डिसाइड करेंगे कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन इस पर्टिकुलर डेट पे होगा, राइट। प्लीज रिमेंबर, स्पीकर की डेट कौन डिसाइड करते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर। डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन का डेट स्पीकर डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं कौन बन सकता है स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से कोई भी क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, क्वालिफिकेशन कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट जरूर है कि सिंपल सी रिक्वायरमेंट है भाई कि अगर आपको स्पीकर बनना है तो आपको उस हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, यानी कि इलेक्शन जीतकर आपको एमएलए बनना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इट इज नॉट अप्लीकेबल टू बिकम अ मिनिस्टर। आई होप यू नो कि अगर मिनिस्टर बनना है तो कोई भी मिनिस्टर बन सकता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर तो आप घोषित कर दिए जाओगे, यू विल टेक द ओथ एटसेट्रा, लेकिन 6 महीने के भीतर आपको उस हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। ये स्पीकर के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर स्पीकर बनना है तो आप हाउस का मेंबर उसी दिन हाउस का मेंबर आपको होना चाहिए, राइट। अब इसके अलावा यूजुअली क्या होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो स्पीकर का नाम घोषित कर देते हैं और वो जनरली स्पीकर बन जाते हैं, राइट, क्योंकि उनके पास नंबर्स होते हैं। क्योंकि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आप देखें तो काफ़ी सिंपल सा है। मैंने आपको बताया कि जो नीटिग्रिटीज है कि किस तरह से वोटिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं दी गई है। ये लोकसभा की रूल्स है, ये भी काफ़ी वेग है। अगर आप पढ़ोगे तो सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही हाउस कन्वीन हो जाता है कि ये मेंबर है, जैसे कि आपने देखा होगा महाराष्ट्र असेंबली में 2 लोगों के नाम दिए गए थे, एक रूलिंग पार्टी का नाम था, एक ऑपोजिशन का नाम था, दोनों के बीच वोटिंग हुई। सिंपल मेजॉरिटीज, यानी कि जो भी मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि अगर 100 मेंबर वोट कर रहे हैं तो इनको 51 वोट मिल जाएंगे, तो ये स्पीकर घोषित हो जाएंगे। अब नॉर्मली इन नॉर्मल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम लोगों ने ऐसे स्पीकर का इलेक्शन इतना कंटेस्टिंग देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी मेजॉरिटी पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है, वो जिसे घोषित करते हैं स्पीकर, वो ऑटोमेटिकली स्पीकर बन भी जाते हैं जस्ट बाय वॉइस वोट, क्योंकि सभी को पता है कि उनके पास नंबर्स होते हैं इतने, तो इसलिए वो स्पीकर बन जाते हैं। दैट इज वाई प्रॉब्ली देर आर नो निटिग्रिटीज इन दिस वोटिंग, ऑलराइट। अब इसके अलावा इनका रिमूवल प्रोसेस कैसे है, ये बड़ा मजेदार है। रिमूवल प्रोसेस में थोड़ा सा एक बदलाव है। अगर स्पीकर को रिमूव करना है तो उस हाउस को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और आपको ध्यान देना है लोअर हाउस को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देयर इज नो नीड फॉर अपर हाउस एटसेट्रा। लोअर हाउस में एक रेजोल्यूशन पास करना है बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। प्लीज रिमेंबर दिस, इलेक्शन बाय सिंपल मेजॉरिटी, रिमूवल बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पे इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि अगर हाउस में 100 मेंबर्स का स्ट्रेंथ है, 100 मेंबर की स्ट्रेंथ है, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन समझ लीजिए केवल 90 मेंबर्स प्रेजेंट है, तब भी इसको निकालने के लिए, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर को या डेप्यूटी स्पीकर को निकालने के लिए यू नीड 51 वोट्स ओनली। प्लीज रिमेंबर इस इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, नॉट द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लियर? इसके अलावा द स्पीकर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड अगर वो मेंबर नहीं रहे, अगर समझ लीजिए डिस्क्वालीफाई हो गए किसी भी चीज़ के लिए, राइट, अलग अलग आर्टिकल्स है डिस्क्वालिफिकेशन के, अगर डिस्क्वालीफाई हो गए देन ही विल नॉट बी स्पीकर, ही कैन बी रिमूव्ड लाइक दैट ऑल्सो। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्पीकर की रिमूवल के लिए जो रेजोल्यूशन ला रहे हैं उस रेजोल्यूशन की नोटिस देनी पड़ेगी 14 दिन पहले, 14 डेज एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी। और जब भी वो रेजोल्यूशन आएगा, यानी कि हाउस में वो आएगा, देन दैट पर्सन कैन नॉट प्रिसाइड। ऑफ कोर्स दे कैन टेक पार्ट इन दी मोशन, दे कैन टेक पार्ट इन द वोटिंग। वो एक नॉर्मल मेंबर की तरह बिल्कुल भाग ले सकते हैं हाउस की प्रोसीडिंग्स में, लेकिन वो प्रिसाइड नहीं कर सकते। अब दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इजंट इट? क्योंकि आप अपने केस के खुद जज नहीं हो सकते, तो अगर आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो आप वहाँ पे प्रिसाइड नहीं कर सकते। तो ये उनकी प्रोसेस ऑफ रिमूवल के बारे में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, ध्यान रखिएगा स्पीकर के ऑफिस के बारे में। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया, स्पीकर को अगर रिजाइन करना है तो वो अपनी रेजिग्नेशन देंगे डेप्यूटी स्पीकर को, प्लीज रिमेंबर। और स्पीकर का ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 93, आर्टिकल 178 में क्लियरली लिखा गया। इसके अलावा स्पीकर का ऑफिस कभी एम्प्टी नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली। इसका मतलब क्या है कि जब भी एक लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव खत्म हो जाएगी, नया हाउस असेंबल होने तक वो स्पीकर का ऑफिस वैसे ही होता है। यानी कि जब नया हाउस असेंबल होगा उसके बाद वो जो प्रीसीडिंग स्पीकर है वो हाउस वेकेट कर देंगे, जस्ट नॉट टू हैव दैट इंटररेग्नम, ये दिया गया। इसके अलावा द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द
जॉइंट प्रोसीडिंग्स, ये लोकसभा के लिए अप्लाई करता है क्योंकि किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या नहीं है, जहां पे भी जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की, इट इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर हिमसेल्फ। स्पीकर के पास कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स है। मनी बिल के मामले में जो भी स्पीकर ने डिसीजन लिया है वो फाइनल रहेगा, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो। इसके अलावा स्पीकर की जो सैलरी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर सैलरी, इट इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑल्सो स्पीकर इन जनरल वोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी बिल पे, किसी मोशन पे डेडलॉक आ चुका है, यानी कि दोनों तरफ वोट इक्वल है, तो उनको एक टाई के मामले में उन्हें वोट जरूर मिलता है। इसके अलावा बाई कन्वेंशन स्पीकर रूलिंग पार्टी से होता है, और डेप्यूटी स्पीकर का जो पोजीशन है वो अपोजिशन को दिया जाता है, स्पेशली सिंस 1970s। ये एक कन्वेंशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस। इसके अलावा द स्पीकर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल द डिसीजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी एंटी डिफेक्शन के तहत कोई भी अर्जी जो आती है उसका फाइनल डिसीजन होता है स्पीकर के साथ ही। इसके अलावा डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस के बारे में कुछ पॉइंटर्स हैं। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज अ पोटेंशियल एमसीक्यू फॉर यू। सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज, डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस इज नॉट सबॉर्डिनेट टू स्पीकर। इसको ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में इसको, अपने मन मस्तिष्क में इसको अंकित कर लीजिएगा कि डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर। ही और शी इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर, प्लीज रिमेंबर। इसके अलावा डेप्यूटी स्पीकर इंश्योर्स कंटिन्यूटी, कि स्पीकर अगर नहीं है, स्पीकर अगर छुट्टी पे है, स्पीकर ऑफिस अवेलेबल नहीं, जैसे महाराष्ट्र में हो, तो डेप्यूटी स्पीकर काम संभालते हैं। इसके अलावा डेप्यूटी स्पीकर की इन जनरल इलेक्शन पहले सेशन में, जैसे स्पीकर की इलेक्शन हो जाए उसके बाद एक डेट फिक्स की जाती है और वो इलेक्शन उनके बाद हो जाती है। और अगर उन्हें रिजाइन करना है तो वो रिजाइन कैसे करते हैं? बाय राइटिंग इट टू द स्पीकर। ऑलराइट, जब स्पीकर हाउस में है तो डेप्यूटी स्पीकर एक नॉर्मल मेंबर की तरह होता है। डेप्यूटी स्पीकर नॉर्मल प्रोसीडिंग में दूसरा एक एमएलए ही समझिए, एमपी ही है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। और जब उन्हें रिमूव करना है तो इन्हें भी रिमूव करना होता है बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी इटसेल्फ। ऑलराइट, सो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से कनेक्टेड, स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर हो, उन्हें अपनी पार्टी की पोस्ट छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता। यूके में अलग चीज़ है। यूके में अगर कोई हाउस का प्रेसिडेंट है, स्पीकर है या फिर डेप्यूटी स्पीकर है, दे हैव टू रिलिंक्विश देयर पार्टी पोस्ट, यानी कि अपनी पार्टी की मेंबरशिप भी उन्हें छोड़नी पड़ती है ताकि वो इम्पार्शियल रहे, इसलिए। लेकिन इंडिया में इस तरह की कोई ज़रूरत है नहीं, इंडिया में पार्टी पोस्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है फॉर स्पीकर एज वेल एज डेप्यूटी स्पीकर, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। लेट मी एंड माई डिस्कशन बाई गिविंग यू ए वेरी स्मॉल पॉइंटर अबाउट स्पीकर प्रो टेम। कई बार इस पर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये स्पीकर प्रो टेम है क्या? देखिए, मैंने आपको बताया कि स्पीकर का जो पोजीशन है, ऑफिस है, वो वेकेंट नहीं रहता। यानी कि अब एक लोकसभा है, अब जो अभी फिलहाल लोकसभा चल रही है 2019 से 2024 तक चलेगी, तो ओम बिरला इज द स्पीकर। जब 2024 में इलेक्शन हो जाएगी तब भी ओम बिरला ही स्पीकर रहेंगे। इलेक्शन की रिजल्ट आने के बाद जब नया हाउस कन्वीन होगा, फर्स्ट सेशन में भी वही स्पीकर रहेंगे। उस फर्स्ट सेशन में वो ऑफिस को वेकेट कर देंगे, वो निकल जाएंगे। और उस हाउस में अभी कोई स्पीकर नहीं है। नए हाउस में, जो नया हाउस बना है इलेक्शन के बाद, वहाँ पे कोई स्पीकर नहीं है, तो कोई ना कोई तो चाहिए, क्योंकि जैसे ही हाउस कन्वीन हो गया, जो पुराना स्पीकर था वो तो छोड़ देंगे। तो एक किसी टेम्पररी स्पीकर की तो जरूरत है, वही होता है स्पीकर प्रोटेम। और स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इट इज द गवर्नर। और यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है हाउस का, उसे सेलेक्ट किया जाता है। अब ये सीनियरिटी जो है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एज, सीनियर मोस्ट मतलब उस हाउस में क्या वो पहले भी सर्व कर चुके हैं ये देखेंगे, उनका जो सर्विस है उस पर्टिकुलर हाउस में, उस हिसाब से उस बंदे को सीनियर मोस्ट का घोषित करके उन्हें स्पीकर प्रोटेम बनाया जाता है। और स्पीकर प्रोटेम को ओथ कौन दिलाता है, उन्हें शपथ कौन दिलाता है? उन्हें शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इन स्टेट्स। और ये जो स्पीकर प्रोटेम होता है, उनका केवल एक ही काम होता है, पहली जो नई कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस है, लोकसभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वहां पे दूसरे जो मेंबर्स है उन्हें शपथ दिलवाना, क्योंकि बिना शपथ लिए वो मेंबर का कार्यकाल नहीं संभाल सकते, है ना, बिकॉज इट वुड रादर बी इलीगल, राइट। क्योंकि विदाउट टेकिंग ओथ whatever duties they perform that would be illegitimate। इसीलिए ओथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर
आ जाते हैं ओथ दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का एक और काम होता है स्पीकर की इलेक्शन करवाना, और जैसे ही स्पीकर की इलेक्शन हो जाए प्रोटेम स्पीकर का ऑफिस खत्म हो जाता है, राइट। प्रोटेम स्पीकर एक टेम्पररी स्पीकर है जिनका काम ये है कि जो नई असेंबली आई है उस नई असेंबली के जो मेंबर्स है उन्हें शपथ दिलवाना, इसके अलावा जो स्पीकर की इलेक्शन है उसे कंडक्ट करना। और आपको ध्यान रखना है प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, उन्हें ओथ भी दिलाते हैं, केवल एक मेंबर को ओथ भी दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाकी उनके ऊपर जिम्मेवारी छोड़ दी जाती है। नया स्पीकर बन जाए देन द हाउस कैन परफॉर्म इट्स फंक्शंस नॉर्मली, राइट। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट स्पीकर। और ये चर्चा क्यों हो रही है मैंने आपको बताया, क्योंकि महाराष्ट्र असेंबली में नए स्पीकर आ चुके हैं राहुल नार्वेकर। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। That is it in this particular video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, you can always follow me on this particular ID @RahulSai222. अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, you can always message me on Instagram. I do respond on weekends. Thank you for watching this video. जय हिंद। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।